समरी की अगर बात करें तो उस समय के बारे में सोचिए जब आपने पहली बार काम करना शुरू किया था। सैलरी के अलावा वो क्या चीज थी जिसने आपको काम करने के लिए मोटिवेट किया था? हो सकता है कि इसके आपके पास कई सारे जवाब हो, जैसे कि आप कंपनी को आगे ले जाने में मदद करना चाहते थे या आप पर्सनल और करियर ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप बस पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। आपने हार क्यों मान ली? आपने कब अपनी ग्रोथ और कुछ करने की इच्छा के बारे में चिंता करना छोड़ दिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप बेकार के काम करने में बिजी हो गए। आपको ग्रेट वर्क यानी कमाल का काम करने का गोल बनाना चाहिए। ये समरी आपको सिखाएगी कि ग्रेट वर्क क्या होता है और वो कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप कई अलग अलग तरह के मैप्स का इस्तेमाल करके ग्रेट वर्क ढूंढना सीखेंगे। ये मैप्स आपको ज्यादा क्रिएटिव, मोटिवेटेड, पैशनेट और इंस्पायर्ड बनाएंगे। तो क्या आप अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आइए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को, जहां पर पहला चैप्टर है हमारे लिए लेइंग द फाउंडेशन। इस बुक के ऑथर माइकल स्टेनियर कहते हैं कि तुरंत ग्रेट वर्क शुरू करना बहुत मुश्किल है। पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ग्रेट वर्क होता क्या है। तो यहाँ पर हम फेमस ग्राफिक डिजाइनर मिल्टन ग्लेसर की बात करेंगे। मिल्टन ने आई लव न्यूयॉर्क का जाना माना लोगो बनाया था। उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि हम जो भी काम करते हैं उसे 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: बैड वर्क, गुड वर्क और ग्रेट वर्क। बैड वर्क बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। ये वो काम होता है जो आपकी एनर्जी, आपका टाइम और जिंदगी को सिर्फ बर्बाद ही करता है। बैड वर्क में बस ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए काम करते जाना और मल्टीपल मीटिंग अटेंड करना शामिल है। इससे समय की बर्बादी होती है। गुड वर्क यानी कि अच्छा काम, प्रोडक्टिव काम होता है। ये आपकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी का सोर्स होता है। जैसे कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपनी साइकोलॉजी की डिग्री का इस्तेमाल करके किसी हेल्थ इवेंट में वॉलंटियर करते हैं। गुड वर्क वो अच्छा काम होता है जो आप अपनी जॉब में करते हैं, जैसे कि बिजनेस की सेल्स को बढ़ाना या फिर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अपनी कंपनी की ओर लाना। ग्रेट वर्क वो काम होता है जो हर कोई ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। ये वो काम होता है जो आपके लिए मीनिंगफुल होता है या मायने रखता है। इससे आपके और दूसरे लोगों की लाइफ में काफी फर्क पड़ता है। ग्रेट वर्क से आपको ज्यादा कंफर्ट या सुख मिलता है और आपका पूरा फोकस बस उसी पर होता है। इसे फ्लो जोन कहते हैं। ये वो जोन होता है जहां पर आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आपको समय गुजरने का एहसास तक नहीं होता है। वैसे सुनने में तो ग्रेट वर्क बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, लेकिन ग्रेट वर्क करने में काफी समय लगता है। ये सबके लिए नया और चैलेंजिंग होता है, इसलिए कई लोग इसे करने की कोशिश भी नहीं करते। ग्रेट वर्क ढूंढना एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन जब आप उसे ढूंढ लेंगे तो आप खुश और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। ग्रेट वर्क ढूंढने के लिए मैप की जरूरत होती है। इसके लिए आपको उस मैप की जरूरत नहीं है जो आप स्कूल में इस्तेमाल करते थे, बल्कि आपको कॉन्सेप्चुअल मैप की जरूरत है। ग्रेट वर्क ढूंढना मतलब सिर्फ काम ढूंढना नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और कौन से रास्ते पर चलने से आप कंप्लीट महसूस करेंगे। ये मैप आपके सवालों का जवाब देने में मदद करेंगे, जैसे कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। तो जो सबसे पहला मैप आप बनाएंगे वो होगा, आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। एक पेपर पर एक सर्कल बनाइए। ये सर्कल आपका मैप है। फिर उन 3 तरह के कामों के बारे में सोचिए जो आप कर सकते हैं: बैड, गुड और ग्रेट। अब उस सर्कल को आप अभी कितना बैड, गुड और ग्रेट काम कर रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइड कीजिए। आप अपने सर्कल को ठीक से डिवाइड करने के लिए हर काम का एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है। जैसे कि आप चीटिंग करके कह सकते हैं कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुड वर्क कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने काम का ज्यादातर समय सिर्फ मीटिंग करते हुए ही बिताते जा रहे हैं। अब आपने अपने सर्कल को डिवाइड कर लिया है। उसे देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आप गुड वर्क या सही काम कर रहे हैं? क्या आपका मैप बैड वर्क से भरा हुआ है? खुद से पूछिए कि आपके काम का परफेक्ट मिक्स क्या होना चाहिए। आप अपने मैप को कैसा देखना चाहते हैं? अपने आइडियल मैप को इमेजिन करने से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपको किस चीज पर काम करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर एमी अपने काम से खुश है। उसे लगता है कि वो गुड वर्क कर रही है। उसके हिसाब से गुड वर्क का डेफिनेशन है हर महीने के अंत तक अपना सेल्स टारगेट अचीव करना। लेकिन एमी ग्रेट वर्क नहीं कर रही है। एमी अपने मैप में ग्रेट वर्क का सबसे बड़ा हिस्सा देखना चाहती है। फिर एमी खुद को एनालाइज करती है कि वो कौन सा काम है जिससे वो फ्लो के स्टेट में चली जाती है, यानी उसे किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उसे एहसास हुआ कि अपने काम के बारे में दूसरों को सिखाने से उसे बहुत खुशी मिलती है।
उसे खुशी के साथ साथ संतुष्टि का भी एहसास होता है जब वो लोगों को अपनी सेल्स टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज के बारे में सिखाती है। इसलिए एमी ने अपना ज्यादातर समय यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर बिताना शुरू किया। ऐसा करके वो अपने मैप में अपने ग्रेट वर्क का हिस्सा बढ़ा सकती थी। अगला चैप्टर, सीड्स ऑफ योर ग्रेट वर्क। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप डरे और घबराए हुए हैं। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि आपके लिए ग्रेट वर्क क्या है। लेकिन ग्रेट वर्क को ढूंढना मुश्किल नहीं है। ग्रेट वर्क का मतलब है अपने पीक या टॉप के मोमेंट्स को इकट्ठा करना। पीक मोमेंट्स का मतलब है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। उस समय के बारे में सोचिए जब आपने अपने ग्रुप प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए वॉलंटियर किया था। उन मोमेंट्स यानी पलों के बारे में सोचिए जब आपने कुछ ऐसा किया था जो आपके लिए बिल्कुल नया था। तो इन्हें पीक मोमेंट्स कहते हैं। ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां पर आप इंस्पायर्ड और उस काम में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जब कुछ करने के लिए आपको किसी थ्रिल या एडवेंचर जैसा महसूस होता है। आप उसे दोबारा भी करना चाहते हैं क्योंकि हर इंसान के लिए उसका पीक मोमेंट अलग हो सकता है। इसलिए ग्रेट वर्क सबके लिए सेम नहीं होता है। मैप 2 का मतलब है ग्रेट क्या है। इस मैप में आपको बस अपने पीक मोमेंट्स को याद करना है। ये वो मोमेंट्स थे जहां पर आपने सबसे बेस्ट फील किया था, यानी आपको सबसे अच्छा लगा था। इसमें मैप 1 की तरह सर्कल नहीं होता है, बल्कि इसमें 4 ट्रायंगल होते हैं जो आपके हर पीक मोमेंट को दिखाता है। तो ऐसे पीक मोमेंट्स को चूज कीजिए जो आपके करियर में हुए हो। जरूरी नहीं है कि ये प्रमोशन मिलने जैसे बड़े मोमेंट हो। ये एक छोटा सा वो पल भी हो सकता है जहां पर आपने अपने कलीग के काम करने में मदद की थी। हो सकता है कि ये दूसरों के लिए कोई बड़ा काम ना हो, लेकिन किसी की मदद करने से आपको हफ्तों तक खुशी का एहसास हुआ था। उन यादों या मेमोरीज पर फोकस कीजिए जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए थे या आपको गर्व महसूस हुआ था। आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को भी पीक मोमेंट्स में शामिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने दुखी दोस्त को दिलासा देकर शांत किया है? क्या आपने कभी अपने फैमिली मेंबर को खुलकर बात करने और उनकी फीलिंग्स को बताने में उनकी मदद की है? याद रखिए कि पीक मोमेंट का मतलब कुछ बड़े से नहीं होता है, बल्कि मायने इस बात के हैं कि उस पल ने आपको कैसा महसूस कराया था। अपने पीक मोमेंट्स को चुनने के बाद आप उसे एक टाइटल दीजिए और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखिए। इससे आपको हर पीक मोमेंट आसानी से याद रखने में मदद मिलेगी। तो ये वो हिस्सा भी है जहां पर आप हर मोमेंट के बारे में सोचेंगे। उस पल में ऐसा क्या हुआ था कि आपने उसे अपने पीक मोमेंट के लिए चूज किया? उस मोमेंट की डिटेल्स क्या क्या है? उस पल में कौन कौन सी स्किल्स, बिहेवियर और इमोशंस शामिल थे? उस मोमेंट में आपका फेवरेट हिस्सा क्या था? उसमें कौन से लोग शामिल थे? उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ था? तो अपने जवाब लिखिए। हर पीक मोमेंट के लिए ऐसा कीजिए। डिटेल्स भरने में संकोच ना करें, हिचकिचाइए नहीं। आप जितना ज्यादा डिटेल बता पाएंगे उतना बेहतर होगा। इन डिटेल्स की मदद से आप हर पीक मोमेंट का पैटर्न देख पाएंगे। जैसे कि हो सकता है कि उन मोमेंट्स में वो आपका बिहेवियर हो जो आपको अच्छा लगा हो, या हो सकता है कि आपका रोल आपको पसंद आया हो। वो आपका एटीट्यूड और स्किल्स भी हो सकते हैं जो आपने उन पलों में यूज किए थे। तो इस पैटर्न से आपको इशारा मिलेगा कि आपका ग्रेट वर्क कैसा होगा। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सारिका का करियर काफी अच्छा खासा चल रहा था। वो ऐसी कंपनी में काम करती है जो फूड बनाती है और एडवर्टाइज करके उसे सुपरमार्केट को बेचती है। सारिका वहाँ डायरेक्टर हुआ करती थी, लेकिन फिर उसे आईटी की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। सारिका इंटेलिजेंट है और अपने काम में बहुत अच्छी भी है। उसे नई पोजीशन की जिम्मेदारी संभालने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब उसका असली चैलेंज ये था कि ज्यादा बड़ी टीम को मैनेज करना और नए वीपी के तौर पर अपनी रेपुटेशन बनाना। सारिका अपनी नई पोजीशन के लिए ग्रेट वर्क करना चाहती है। हाँ, बड़ी टीम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, उसे अपने कलीग्स का भरोसा जीतने की भी जरूरत है। लेकिन सारिका को सबको ये भी दिखाना था कि वो इस प्रमोशन के काबिल है। इसलिए उसे ग्रेट वर्क करने की जरूरत थी और इसलिए इन चैलेंजेस से डील करने के लिए सारिका ने मैप 2 का इस्तेमाल किया। उसने अपने उन पीक मोमेंट्स को याद किया जो तब हुए थे जब वो कंपनी की डायरेक्टर थी। दूसरे शब्दों में कहे तो उसने उन चैलेंजेस के बारे में सोचा जिसका सामना उसे प्रमोशन मिलने से पहले करना पड़ा था। सारिका एक प्रोजेक्ट की लीडर थी जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका बताया था वो लोगों को खास पसंद नहीं आया। दरअसल उसने कंपनी को सजेशन दिया था कि कंपनी को एक कंसल्टेंट हायर करना चाहिए जो कंपनी के नए प्रोडक्टिविटी टूल को अप्लाई करने में मदद कर सके। इस वजह से लोग उससे नाराज थे। उनके बॉस उसके डिसीजन पर सवाल उठा रहे थे। सारिका की टीम भी काफी प्रेशर में थी क्योंकि हर कोई उनसे गुस्सा था।
लेकिन सारिका ने इस नफरत और प्रेशर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बॉस और कलीग्स के सवाल उठाने पर उन्हें रीजन समझाया। उसने मोटिवेशन देकर अपनी टीम का मनोबल भी बढ़ाया। सारिका को इस बात पर पूरा भरोसा था कि उसका फैसला सही साबित होगा। कंपनी में लोग बढ़ रहे थे लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए कोई ना कोई कदम उठाना तो जरूरी हो ही गया था। अंत में सारिका सही साबित हुई। उसके सोल्यूशन की वजह से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और इससे कंपनी के पैसे और दूसरे रिसोर्सेज भी बचे। तो इस तरीके से सारिका के दूसरे पीक मोमेंट्स भी इस प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम के जैसे ही थे। इन मोमेंट्स में सारिका ने हमेशा एक लीडर के तौर पर काम किया। कंपनी और उसके एम्प्लॉय के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए वे कई बार मीडिएटर का रोल भी निभा चुकी थी। फिर सारिका ने अपने हर मोमेंट को ध्यान से एनालाइज किया और उसे उन सब में एक जैसा पैटर्न नजर आया। उसे पता था कि एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं और कैसे रिश्ते बनाते हैं। वे दूसरों से नेगोशिएट या बातचीत करने में भी बहुत अच्छी थी। सारिका ने अपना ग्रेट वर्क लीडरशिप के रोल में पाया। जिम्मेदारी को निभाने का एहसास और वर्क एथिक्स उसे एक ग्रेट लीडर और रोल मॉडल बनाते हैं। उसमें उन लोगों को भी एक साथ लाने का टैलेंट है जिनके विचार एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सारिका उस कंपनी के लिए एक ऐसी पिलर है जिस पर लोग मुश्किल वक्त के दौरान आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। अब बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर की तरफ, अनकवरिंग योर ग्रेट वर्क। मान लीजिए कि आप अभी भी अपने ग्रेट वर्क की तलाश में हैं। आपने अपने पीक मोमेंट्स तो चूज कर लिए हैं, लेकिन आपको उसमें कोई पैटर्न नहीं मिला है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए माइकल ने और अलग मैप्स को यूज करने के लिए कहा है। इसके लिए माइकल ने एक ऐसा मैप बनाया जिससे आप अपने ग्रेट वर्क को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप उसकी मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐसा शब्द या फ्रेज लिखना है जो आपकी उस स्किल या बिहेवियर को परफेक्टली डिस्क्राइब करता हो, जिस पर आपको प्राउड है, गर्व है। इस मैप को मैप ऑफ कॉलिंग या अपने मन की आवाज कहते हैं। इसमें माइकल ने मैप के बीचों बीच वर्क लिखा। फिर उन्होंने 5 ऐसे शब्द लिखे जो वर्क से जुड़े हुए थे। ये शब्द हैं प्रोसेस, सेल्फ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटेजी और रिलेशनशिप। अब कौन सा शब्द आपको अपनी ओर खींच रहा है या सबसे अच्छा लग रहा है? काम करने का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमेशा आपकी अटेंशन खींचता है? आइए एंडी का एग्जाम्पल देखते हैं। वो अपनी कंपनी की मार्केटिंग टीम के लीडर है। एंडी को अपना काम बहुत पसंद है क्योंकि वो अपनी जॉब के जरिए अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन वो बस गुड वर्क से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें तो ग्रेट वर्क करना था। इसलिए एंडी ने मैप 2 का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पीक मोमेंट्स याद किए। उनके हर पीक मोमेंट पे उनकी क्रिएटिविटी शामिल थी। लेकिन एंडी ग्रेट वर्क करना चाहते थे जो सिर्फ क्रिएटिविटी तक ही सीमित ना रहे। इसलिए उन्होंने इनोवेटिव टीम लीडर के अपने रोल को बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन इससे एंडी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वो फंसा हुआ महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक लीडर होने के नाते वो अपना ग्रेट वर्क कैसे ढूंढे। इसलिए उन्होंने मैप ऑफ कॉलिंग का इस्तेमाल किया। इससे उन्हें पता लगाने में हेल्प मिली कि एक लीडर के तौर पर उन्हें किस एरिया में काम करने की जरूरत है। इस मैप में बस एक शब्द नहीं था जो एंडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, बल्कि 3 शब्द थे जो उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। और वो थे रिलेशनशिप, सेल्फ मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट। रिलेशनशिप के लिए एंडी अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस कर सकते थे। उन सभी में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए ब्रिलियंट आइडिया सोचने का पैशन था। बस बात इतनी सी थी कि एंडी की टीम अपनी जॉब के लिए इतनी पैशनेट नहीं थी जितने एंडी थे। इस तरह एंडी अपनी टीम के साथ अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके ग्रेट वर्क कर सकते थे। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए एंडी अपने लीडर के रोल को इम्प्रूव करने पर फोकस कर सकते थे। प्रोजेक्ट्स के लिए एंडी अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए मार्केटिंग को लीड कर सकते थे। उन्होंने डिसीजन लिया कि ये एरिया उनका ग्रेट वर्क होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट होगा। यानी अगर एंडी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेंगे तो उनकी लीडरशिप स्किल्स और टीम के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। तो ये हमने ग्रेट वर्क के बारे में डिटेल में जाना। और अब बात करते हैं क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज की। अब ये कहना सही होगा कि आपको अपने ग्रेट वर्क के बारे में पता है। आप इवेल्युएट कर चुके हैं कि आप इस वक्त कौन सा काम कर रहे हैं, बुरा काम, अच्छा काम या महान काम। मतलब बैड वर्क, गुड वर्क या ग्रेट वर्क। आप अपने पीक मोमेंट्स को भी डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन अब भी आखिर में अगर आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका ग्रेट वर्क क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक गाइड दी गई है। तो अब क्या? अब आप बेशक अपने ग्रेट वर्क पर काम करना शुरू कर सकते हैं। खुद को वो काम करने के लिए इंस्पायर्ड और मोटिवेट महसूस करने दीजिए। लेकिन एक और ऑप्शन भी है। आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं जिससे आप अपना ग्रेट वर्क करते रहेंगे।
दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने ग्रेट वर्क को एक्सपैंड यानी बढ़ा सकते हैं। हाँ, अपने ग्रेट वर्क पर फोकस रखना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आप अपने ग्रेट वर्क के लिए नई पॉसिबिलिटीज या मौके या संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में काम करने के लिए आपके पास और नए आइडिया हो सकता है कि आप कुछ चेंजेस भी लाना चाहें। अब ये याद रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सब कुछ करना ही करना है। कुछ लोग सिर्फ अपना ग्रेट वर्क कर लेने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। एंड्रिया का ग्रेट वर्क है बच्चों के लिए कहानियां लिखना। जब भी वो अपनी नॉवेल लिखती है तो खुश और संतुष्ट महसूस करती है। एंड्रिया अपने ग्रेट वर्क से संतुष्ट थी, लेकिन फिर भी वो और ज्यादा करना चाहती थी। एंड्रिया अब अपने ग्रेट वर्क में थोड़ा सा बदलाव लाने की भी सोच रही थी। अपने ग्रेट वर्क को और भी बेहतर करने के लिए नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना थोड़ा डरावना लग सकता है। अपने ग्रेट वर्क को पहचानना ही कितना मुश्किल काम है ना? लेकिन नए अवसर पैदा करने की दिशा में पहला कदम बस अभी भी वही है, यानी आपको तुरंत रियलिस्टिक आइडिया लाने की जरूरत नहीं है। खुद को इस बारे में सोचने का समय दीजिए। एंड्रिया ने खुद पर ब्रिलियंट पॉसिबिलिटीज सोचने का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डाला, बल्कि उन्होंने बस इतना सोचा कि उनकी राइटिंग के पैशन के साथ साथ वो और क्या कर सकती थी। अगर आप खुद पर वक्त की लिमिट लगाते हैं तो इससे भी आपको मदद मिलेगी। जैसे कि हर रोज एंड्रिया इस बारे में सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय लगाती थी। इस तरह वो कुछ सोचने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती थी, लेकिन खुद पर कुछ परफेक्ट डेवलप करने के लिए प्रेशर नहीं डालती थी। अपने आइडिया को लिखना भी अच्छा होता है, चाहे आपका आइडिया बड़ा हो या छोटा, उसे लिख लेना चाहिए। एंड्रिया ने तो अपने क्रेजी आइडियाज भी लिख दिए थे, जैसे कि उन्होंने कहानी के बारे में सोचा था जिसमें कुत्ते बात कर सकते थे। ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन इस क्रेजी आइडिया से एंड्रिया को अपना अगला ग्रेट वर्क मिल सकता था। माइकल ने नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने में आपकी मदद करने के लिए एक और मैप भी बनाया है। दूसरे मैप से अलग ये मैप सवालों से भरा हुआ है। इसे क्या पॉसिबल है कहते हैं। इस मैप के हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, आप 1 या 2 सवाल भी चुन सकते हैं। ये मैप कोई टेस्ट नहीं है जिसे पूरा करना जरूरी है। ये सिर्फ आपकी मदद करने के लिए है, जिससे आप नए नए आइडियाज को जनरेट कर सके। इस मैप में कुछ इस तरह के सवाल हैं। आपके पास अभी कौन कौन से आइडियाज हैं? आपको सबसे मजेदार आइडिया कौन सा लगता है? कौन सा आइडिया सबसे आसान, तेज या बोल्ड है? याद रखिए कि आपके आइडिया को रियलिस्टिक होना जरूरी नहीं है। क्या आप अपनी क्रिएटिविटी पर लिमिट लगाते हैं, जैसे कि एंड्रिया ने इस सवाल का जवाब देने का सोचा, कौन सा आइडिया सबसे बहादुरी भरा काम है? एंड्रिया ने सोचा उसका बहादुरी वाला आइडिया था बड़े होने के संघर्षों के बारे में लिखना। एंड्रिया उस माहौल से आई थी जहां पर औरतों को ज्यादा बोलने की मनाही होती थी, जहां ये सोच थी कि एक औरत को शिकायत नहीं करनी चाहिए और ना ही उसकी कोई राय होनी चाहिए। इसलिए एंड्रिया ने सोचा कि इस बारे में लिखना एक वाकई में बहादुरी भरा आइडिया होगा। उन्होंने मैप के एक और सवाल का जवाब दिया। उनके लिए सबसे सीधा आइडिया ये था कि वो बच्चों के लिए अपनी पहली फिक्शनल स्टोरी पब्लिश करें। ये एक आसान आइडिया था क्योंकि उनका ग्रेट वर्क बच्चों के लिए बुक लिखना ही था। अब बस उन्हें उन बुक्स को पब्लिश करवाना था। अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, योर ग्रेट वर्क प्लान। अब आप अपने ग्रेट वर्क और दूसरी संभावनाएं बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अब आपको आगे क्या करना चाहिए? क्या आपको अपना ग्रेट वर्क करते रहना चाहिए? क्या आपको दूसरे ग्रेट वर्क की संभावनाएं देखनी चाहिए? असल में अब आपका अगला कदम क्या होगा? तो धीरे धीरे सोच समझकर चलना ही हमेशा सही होता है। अपने ग्रेट वर्क पर फोकस रखना हमेशा एक्साइटिंग होता है, लेकिन आपको एक बार फिर से ये सोचना चाहिए कि क्या यही वो चीज है जो आप करना चाहते हैं। तो आइए एंड्रिया का एग्जाम्पल एक बार फिर से देखते हैं। एंड्रिया ने तुरंत ही ये डिसीजन नहीं किया था कि उनका ग्रेट वर्क बच्चों के लिए कहानी लिखना है। एंड्रिया के पास कई सारे ऑप्शंस थे। एक आइडिया पर टिकने के लिए एंड्रिया ने समय लिया। बेशक उन्हें दूसरे मैप से मदद मिली थी। इस मैप को आप क्या करेंगे ये कहते हैं। इस मैप की मदद से आप अपने ग्रेट वर्क के लिए पूरी तरह श्योर हो पाएंगे। इसमें 4 सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है। ये वो पार्ट है जब आपको अपने सारे ग्रेट वर्क के आइडिया को एक साथ लाना चाहिए। सबसे पहला सवाल है कि आपके सभी आइडियाज में से सबसे आसान आइडिया कौन सा है। ये सवाल जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि इसे हमने पहले चैप्टर में भी जाना था। तो अपने सारे आइडियाज को पढ़िए और देखिए कि उनमें से कौन सा सबसे आसान आइडिया है। दूसरा सवाल है वो कौन सा आइडिया है जिसका असर सबसे ज्यादा होगा। इस असर का मतलब है कि इस आइडिया से आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तीसरा सवाल है वो कौन सा आइडिया है जिसे आप सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। ये आपका सबसे एक्साइटिंग आइडिया होगा। और आखिरी सवाल से आपका ग्रेट वर्क सामने आएगा।
लेकिन उससे पहले गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने पीक मोमेंट्स को याद करें। उन्हें याद करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको अपनी काबिलियत और ताकत के बारे में पता चलेगा। फिर अपने ग्रेट वर्क के इम्पैक्ट या असर के बारे में सोचिए। उससे आप पर क्या असर पड़ेगा, उससे बाकी दुनिया पर क्या असर होगा। क्या आपके पास इन सभी सवालों का जवाब है? अगर हाँ, तो आप चौथे सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो सवाल है, आप क्या करेंगे? आप कौन से आइडिया पर काम करेंगे? और वो कौन सा आइडिया है जिसके प्रति आप कमिटेड होना चाहते हैं? तो इसी सवाल के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है, क्योंकि तब आपको अपने ग्रेट वर्क के बारे में पता चलेगा जब आप लिखेंगे, सोचेंगे, या हो सकता है कि थोड़ा टाइम लीजिए और फिर लिखिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, जाते जाते एक बार हम फिर से दोहराएंगे कि हमने इस समरी से